नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सर्वज्ञ जीके क्लासेस में। एमपीपीएससी ने अभी हाल ही में बहुत से एग्ज़ाम्स के नोटिफिकेशन जारी किए थे, जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर एग्ज़ाम था, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड डिसेबल्ड वेलफेयर का असिस्टेंट मैनेजर एग्ज़ाम था, उप पुलिस अधीक्षक डीएसपी का रेडियो एंड कंप्यूटर परीक्षा का नोटिफिकेशन आया हुआ था, और स्टेट सर्विस एंड फॉरेस्ट सर्विस का अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। ये एग्ज़ाम आपका नवंबर तक होने की संभावना है। और मध्य प्रदेश में जितनी भी परीक्षाएं होती हैं सभी के लिए आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये पेपर 1 जो होता है जनरल स्टडीज़ का, उससे रिलेटेड है। मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, संविधान आप लोग ने यदि थोड़ा आइडिया हो आप लोगों को, तो संविधान में भाग 22 होते हैं। सभी को इतना पता होगा, है ना, यदि आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जो संविधान का भाग 5 है उसमें राज्य की व्यवस्था के बारे में बताया गया है। ये हमारा किस अनुच्छेद से है? ये अनुच्छेद हमारा 152 152 से अनुच्छेद 237 तक इसमें वर्णन किया गया है। तो मध्य प्रदेश हो या कोई भी राज्य हो, है ना, उसकी राज्य व्यवस्था के 3 मुख्य स्तंभ होते हैं। एक होता है कार्यपालिका, एक विधायिका और एक न्यायपालिका। कार्यपालिका हमारा किस आर्टिकल से है? ये हमारा 152 से 167 तक में इसका वर्णन है। 152 में सिर्फ राज्य की परिभाषा दी हुई है, तो वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे कंसीडर नहीं किया है। जो विधायिका होती है वो हमारी 168 से 213 तक के अनुच्छेद में इसका वर्णन मिलता है। न्यायपालिका 214 से 237 तक। तो आज हम सिर्फ कार्यपालिका के बारे में डिस्कस करेंगे। विधायिका और न्यायपालिका के बारे में हम अपने आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कार्यपालिका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें सबसे प्रमुख होता है राज्यपाल, जो जिसका वर्णन हमें अनुच्छेद 153 से 160 के बीच में मिलता है। मंत्रिपरिषद है 163 आर्टिकल में, मुख्यमंत्री है 164 आर्टिकल में, और महाधिवक्ता 165 आर्टिकल में। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। आज हम सिर्फ कार्यपालिका के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले आता है हमारा राज्यपाल। राज्यपाल हमारा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 153 से अनुच्छेद 162 तक, 60 तक बेसिकली इसका वर्णन है, लेकिन 161 और 162 में भी इसके ही कुछ प्रावधान हैं जो हम डिस्कस करेंगे। तो 153 आर्टिकल में या अनुच्छेद में ये कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अब क्या होता है, कई बार मतलब इसमें ये प्रावधान भी दिया गया है कि एक ही राज्यपाल एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है आकस्मिक परिस्थितियों में। जैसे अभी आपने कुछ समय पहले देखा होगा कि यूपी की जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, है ना, तो जब मध्य प्रदेश के जुलाई 2020 लास्ट में लालजी टंडन जो राज्यपाल थे उस समय, तो उनका जब निधन हो गया था तो यूपी की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल को ही क्या किया था, मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से भी होता है। और कई बार एक ही राज्यपाल को 2 राज्यों का राज्यपाल भी बना दिया जाता है। अभी हाल ही में तो अतिरिक्त प्रभार उनका समाप्त हो चुका है। तो अभी हमारे मुख्यमंत्री मतलब मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो कौन है? छगन भाई पटेल जी हैं। चलिए फिर इसके बाद हम डिस्कस करते हैं अनुच्छेद 154। तो इसमें ये बताया, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है ना, कि ये कई बार पूछा भी जाता है कि राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। ये प्रावधान जो है ये किस आर्टिकल में दिया गया है? ये डायरेक्ट आर्टिकल ही आपसे पूछ लिया जाता है ना, तो इसको याद रखिएगा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं अनुच्छेद 155 में 155। इसमें क्या कहा गया है? राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है। अब इसमें ये नहीं पूछा जाएगा कि राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस आर्टिकल में है। इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि राज्यपाल की नियुक्ति
कौन करता है ना। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो ये आपको याद रखना है कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, ठीक है। अब राज्यपाल जो है वो अपना त्यागपत्र भी किसे देगा, तो राष्ट्रपति को ही देगा। राज्यपाल को हटाया जाने की शक्ति किसके पास है, तो वह भी हमारे राष्ट्रपति के पास है। इसमें यह भी कहा जाता है कि राज्यपाल के थ्रू केंद्र को राज्य में हस्तक्षेप करने का मौका मिल जाता है, या एक तरीके से ये भी कहते हैं कि राज्यपाल जो होता है वो केंद्र का ही एजेंट होता है ना। तो पूर्ण स्वतंत्रता से उस राज्य का कार्यभार नहीं देख पाते हैं, क्योंकि किसके कार्यों पे चलते हैं, ये राष्ट्रपति के। तो हस्तक्षेप इस तरीके से केंद्र राज्य में कर पाती है। फिर अनुच्छेद 156 में देखेंगे हम, तो इसमें क्या कहा गया है, राज्यपाल की पद अवधि। तो राज्यपाल की पद अवधि कितने वर्ष की होती है, तो ये 5 वर्ष की होती है। लेकिन यदि राष्ट्रपति चाहे तो 5 वर्ष के पूर्व भी राज्यपाल को पदमुक्त कर सकता है। तो एक तरीके से यह राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत ही कार्य करते हैं। फिर अनुच्छेद 157 की बात करेंगे, तो इसमें कहा गया है राज्यपाल के पद के लिए योग्यता क्या क्या होंगी। तो इसमें 2 मेन योग्यता हैं। पहली होती है कि जो भी राज्यपाल बने वह क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। और दूसरी योग्यता होती है कि इनकी आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष की आयु इनकी पूर्ण हो गई हो, है ना। इसके बाद आर्टिकल 158 में है राज्यपाल के पद के लिए सेवा शर्तें। तो सेवा शर्तें क्या क्या होनी चाहिए कि या ये एक तो यह है कि ये किसी भी सदन विधानमंडल के सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि विधानमंडल में विधायक ना हो ये, या तो विधानसभा के या विधान परिषद के, या लोकसभा या राज्यसभा में मंत्री ना हो किसी भी पद के लिए, है ना। तो कोई भी ये लाभ का पद धारण ना करते हों, एक ये होता है। और इनकी जितनी भी सेवा शर्तें होती हैं वो दूसरी इनके वेतन भत्ते वगैरह हो गए तो वो दूसरी अनुसूची के तहत सभी विनिर्दिष्ट रहती हैं। फिर 159 भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें शपथ के बारे में बात की गई है, राज्यपाल की शपथ। तो इसमें ये इम्पोर्टेंट होता है, क्वेश्चन ये आता है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है ना। तो यहाँ पे राष्ट्रपति शपथ नहीं दिलाता है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे शपथ कौन दिलाएगा, जो उस राज्य के जो हाई कोर्ट के मुख्यमंत्री होंगे, चीफ जस्टिस होंगे, वो इन्हें शपथ दिलाएंगे, ठीक है। अब यदि चीफ जस्टिस या मुख्य न्यायाधीश जो है वो नहीं है उस समय, है ना, तो कौन दिलाएगा फिर, तो उस हाई कोर्ट के जो भी वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे तो वह उनको शपथ दिलाएंगे। तो ये आप याद रखिएगा। आजकल इसका पूरा पैटर्न चेंज हो गया है मध्य प्रदेश का, तो बहुत सारे फैक्ट्स इन लोग एक ही क्वेश्चन में इंक्लूड करते हैं। तो बेसिक आपको बहुत सी चीज़ें पता हो तो ही आप एक क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। काफ़ी कुछ चेंज हो गया है अभी। इसके बाद 160 यहाँ तक तो आपका हो जाता है। 160 उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। 160 में ये कहा गया है कि जो राज्यपाल के कृत्य हैं, मतलब कार्य हैं, है ना, तो यदि कोई ऐसी आकस्मिक परिस्थिति आ जाती है तो उनके कार्यों के निर्वहन के लिए उपबंध कौन कर सकता है, तो यहाँ पे राष्ट्रपति उनके कार्यों के निर्वहन के लिए उपबंध कर सकता है। मतलब कैसी व्यवस्था बनाई जाए उनके कार्यों के लिए, यदि वह नहीं है तो ये सारी पावर किसके पास होगी, राष्ट्रपति के पास होगी। फिर आर्टिकल 161 और 162 ये साथ में पढ़ते हैं हम। 161 में क्या कहा गया है कि राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति, राज्यपाल को कौन कौन सी पावर है जिसमें वह क्षमादान की शक्ति क्षमादान कर सकते हैं, है ना। तो इनको 2 चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट होती हैं। 2 चीज़ आपको याद रखना है कि राज्यपाल जो होते हैं ये पूर्ण, मतलब किसी भी पूर्ण क्षमा की शक्ति इनके पास नहीं होती है। ये सिर्फ किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। एक तो ये इम्पॉर्टेंट है, और दूसरा ये इम्पॉर्टेंट है कि ये सैनिक न्यायालय, मतलब या जो सैनिक होते हैं ना, उनके विरुद्ध भी ये पूर्ण क्षमादान की शक्ति नहीं रखते हैं। ये राज्य के कानून के विरुद्ध समाधान की शक्ति रखते हैं, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्षमादान की शक्ति कई प्रकार की होती हैं, जैसे लघुकरण होता है ना, तो लघुकरण में
इनके पास शक्ति है कि ये किसी कोई व्यक्ति है जिसने कोई अपराध किया है तो उसकी सज़ा को ये कम कर सकते हैं। जैसे सपोज यदि किसी को मृत्यु दंड मिला है तो ये उसे आजीवन कारावास में परिवर्तन कर सकते हैं, इतनी शक्ति इनके पास होती है ना। दूसरा, ये परिहार कर सकते हैं। परिहार में क्या होता है, इसमें दंड की जो दंड होता है ना उसकी प्रवृत्ति को परिवर्तन किए बिना, है ना, दंड की जैसे प्रवृत्ति को परिवर्तन किए बिना ही क्षमा को वो दे सकते हैं। जैसे कि सपोज कोई अपराध है उसमें 7 से 12 साल तक की सज़ा दी गई है, ठीक है। अब यदि जज ने उसको 12 साल की सज़ा दी है तो राज्यपाल ने क्या किया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया, ये इस रेंज में ही है कि 7 से 12 साल की सज़ा उसे मिल सकती है। तो राज्यपाल ने क्या किया, उसको 12 साल से घटा के 7 साल कर दिया, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ और फिर भी उसकी सज़ा क्या हो गई, कम हो गई, है ना। तो ये परिहार कहलाता है। प्रलंबन कर सकता है, मतलब किसी को कोई सज़ा मिली है तो उसे कुछ परिस्थितियों में उस सज़ा का पालन करने से रोक सकता है ना। विराम कर सकता है कुछ समय के लिए, कोई ऐसी अवस्था आ गई है कि सज़ा का पालन नहीं कर सकता है वो अपराधी, तो उस समय के लिए राज्यपाल उसको विराम की स्थिति में भी डाल सकते हैं, लेकिन पूर्ण क्षमा का अधिकार राज्यपाल को नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद 162 में ये कहा गया है कि कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार विधानमंडल द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा और राज्यपाल के बारे में बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि पहले राज्यपाल कौन थे मध्य प्रदेश के, है ना। तो पहले राज्यपाल कौन थे, पट्टाभी सीतारमैया। अभी करंट में मैं बता चुकी हूँ छंगूभाई पटेल जी हैं। और पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो सलरा ग्रेवार। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, पहली मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। देखिए राज्यपाल में बहुत से क्वेश्चन बनते हैं कि किसका कार्यकाल सबसे ज़्यादा था, किसका कार्यकाल सबसे कम था, कौन किस राज्य से था, है ना, क्योंकि जिस राज्य का राज्यपाल होता है वो उस राज्य से नहीं होता है ना, ये तो पता होगा आप लोगों को। तो बहुत से क्वेश्चन राज्यपाल में बनते हैं और एक ना एक क्वेश्चन आता ही है, या इनमें से कौन मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं थे, है ना। तो राज्यपाल का मैं एक अलग से वीडियो डाल दूंगी पूरा कंप्लीट, जितने भी राज्यपाल अभी तक थे, तो आप लोग वो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उससे 2-3 क्वेश्चन बनते ही हैं ना। इसके बाद आगे हम बात करते हैं मंत्रिपरिषद की। ये अनुच्छेद 163 में है। तो राज्यपाल को सहायता करने, है ना, मतलब मेन तो कौन होता है किसी भी राज्य का, कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल ही होता है ना। तो लेकिन उसकी सहायता करने के लिए मंत्रिपरिषद होती है। तो राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है, और जिसका प्रधान मुख्य कौन होता है, उस राज्य का मुख्यमंत्री होता है, और मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही राज्यपाल कार्य करता है। अनुच्छेद 163(2) में ये कहा गया है कि राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति, मतलब क्या होता है कि यदि मंत्रिपरिषद ने कोई सलाह राज्यपाल को दी है, अब यदि राज्यपाल चाहे तो उस सलाह को माने और चाहे तो नहीं माने, है ना, तो वो उस सलाह को एक बार पुनः विचार के लिए लौटा सकती है। तो ये यहाँ पे अपनी विवेकाधीन शक्ति का उपयोग करता है राज्यपाल, है ना। लेकिन अब यदि 12 पुनर्विचार के बाद वो वापस आती है सलाह, तो फिर राज्यपाल क्या होता है, उस सलाह को मानने के लिए बाध्य होता है, फिर वो फिर से उसको नहीं लौटा सकता है। पहले क्या थी, पहले बाध्यता थी कि यदि मंत्रिपरिषद ने कोई सलाह दी है तो राज्यपाल के लिए उस सलाह को मानने के लिए क्या थी, बाध्यता थी। ऐसे ही सेम केंद्र में भी था कि यदि राष्ट्रपति कोई सलाह देता है, राष्ट्रपति को कोई सलाह मंत्रिपरिषद देती है तो राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य होती थी। तो क्या हुआ था, इंदिरा गांधी के समय यही हुआ था कि राष्ट्रपति उनके निर्णय को अमान्य नहीं कर पाया था, और फिर आपातकाल जैसी स्थिति आ गई थी। इसीलिए उसके बाद जब मोरारजी देसाई आए थे तो उन्होंने 44वां संविधान संशोधन करके 1978 में एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं राज्यपाल और राष्ट्रपति, इस चीज का प्रावधान किया था। इसके बाद आता है अनुच्छेद 163(3). इसमें यह कहा गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति का पृथक्करण होगा। शक्ति के पृथक्करण से मतलब ये है कि
मंत्रिपरिषद, ठीक है, मंत्रिपरिषद किसके अंदर आ रही है, हमारी कार्यपालिका के अंदर आ रही है। तो यदि मंत्रिपरिषद ने राज्यपाल को कोई सलाह दी है तो यह न्यायालय में प्रश्नगत नहीं होगी ये बात कि उनने क्या सलाह दी है ना। राज्यपाल ने उस सलाह को माना है या पुनर्विचार के लिए लौटाया है, तो ये सारे प्रश्न जो होंगे वो न्यायालय में डिस्कस नहीं होंगे। तो इससे क्या होता है कि न्यायपालिका की और कार्यपालिका की दोनों की शक्ति में पृथक्करण होता है। ये सिर्फ आपको प्रावधान याद रखना है, आर्टिकल उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद है हमारा मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्री, ये अनुच्छेद 164 में दिए हुए हैं। इसमें मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी कौन करता है, राज्यपाल करता है, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करता है, राज्यपाल करता है, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। मतलब मुख्यमंत्री उसको सलाह देगा, उससे डिस्कस करेंगे, उसके बाद ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। अब मुख्य मंत्री जो होते हैं, ठीक है, वो राज्यपाल को सलाह देंगे और उसके बेस पे ही अन्य मंत्रियों की सलाह की जाएगी। लेकिन अन्य मंत्री कितने होंगे तो ये उस राज्य की विधानसभा पर डिपेंड करता है कि वहाँ पे विधानसभा की कितनी सीटें हैं। जैसे मध्य प्रदेश में कितनी सीटें हैं विधानसभा की, 230 हैं जो निर्वाचित होते हैं, और एक जो है जो राज्यपाल के द्वारा एंग्लो इंडियन मनोनीत किया जाता है। तो 91वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में। इस समय भारत के प्रधानमंत्री जो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। तो इसमें यह कहा गया था कि किसी भी राज्य में या केंद्र में भी उतने ही मंत्री होंगे जो उस राज्य की विधानसभा की सीटों का 15%। जैसे मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं तो इसका 15% कितना हो जाएगा, लगभग 35। तो 35 से ज़्यादा मंत्री जो हैं वो मध्य प्रदेश में नहीं हो सकते हैं ना। वैसे ही अलग राज्यों के लिए होगा कि वहाँ पे जितनी सीटें हैं विधानसभा की उसका 15%, उससे ज़्यादा उस राज्य में मंत्री नहीं होंगे। ऐसे ही केंद्र में भी होता है कि लोकसभा की जितनी सीटें होती हैं उससे ज़्यादा वहाँ पे केंद्र में मंत्री नहीं होते हैं ना। तो ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, और ये संविधान संशोधन भी याद रखना है। और मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, रविशंकर शुक्ल। पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी यहाँ पे, उमा भारती जी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपका। और अभी तो सभी को पता है शिवराज सिंह चौहान जी हैं। मुख्यमंत्री में भी सेम राज्यपाल के जैसे बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं कि इनमें से कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे, सबसे लंबा कार्यकाल किनका था, या कौन किसी अदर राज्य में भी राज्यपाल रहे हैं, या है ना। इस तरीके से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं मुख्यमंत्री को लेकर भी। तो इस पर भी मैं एक अलग से वीडियो डाल दूंगी, तो आप लोग उसे देख लीजिएगा। इसके बाद आता है महाधिवक्ता। ये अनुच्छेद 165 में दिया गया है। महाधिवक्ता जो होता है ये किसी भी राज्य का पहला विधि अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है, और ये राज्यपाल जो होता है उसी व्यक्ति को महाधिवक्ता बनाता है जिसको हाईकोर्ट में न्यायाधीश बनने के लिए मतलब इतनी योग्यता हो कि वो उस हाईकोर्ट में न्यायाधीश बन सकता है। वैसे ही किसी व्यक्ति को ये महाधिवक्ता बनाते हैं। पद मुक्त भी ये राज्यपाल के द्वारा ही किए जाते हैं, क्योंकि ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही कार्य करते हैं, और यदि राज्यपाल नहीं हटाते हैं तो 5 वर्ष तक ये अपना कार्य करते हैं। राज्य को विधि संबंधी मतलब कानून से संबंधित जितने भी सलाह होती हैं वो सब कौन देता है, तो महाधिवक्ता ही देते हैं। पहले महाधिवक्ता मध्य प्रदेश के जो थे वो एम अधिकारी थे। ठीक है, फर्स्ट आपको हमेशा याद रखना ही है, क्योंकि फर्स्ट कौन थे ये क्वेश्चन बनता ही है, चाहे वो राज्यपाल हो, मुख्यमंत्री हो, महाधिवक्ता हो, या आगे हम जब विधायिका पढ़ेंगे तो उसमें जो भी विपक्ष का नेता होता है, विधानसभा अध्यक्ष होता है, तो ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। इसके बाद अभी कौन है, पुरुषेंद्र कौरव जी हैं।
इसके बाद अनुच्छेद 166 166 और अनुच्छेद 167 167 आता है। अनुच्छेद 166 में ये बताया गया है कि किसी भी राज्य के जितने भी कार्य होते हैं तो वो सभी कार्य किसके नाम पर किए जाते हैं, तो राज्यपाल के नाम पर किए जाते हैं। और अनुच्छेद 167 में ये बात कही गई है कि मुख्यमंत्री अपने सभी कार्यों की जानकारी या विवरण जो है वो राज्यपाल को देगा। मतलब मुख्यमंत्री जो भी योजनाएं बना रहा है, जो भी कार्य वो कर रहे हैं, सभी की जानकारी राज्यपाल को होना चाहिए, वो स्वयं से देंगे। और यदि नहीं देते हैं तो राज्यपाल उन सभी विवरण की जानकारी स्वयं भी ले सकते हैं। तो ये प्रावधान किस अनुच्छेद में है, 167। यहाँ पे हमारी पूरी कार्यपालिका समाप्त होती है। कल हम डिस्कस करेंगे इसकी विधायिका के बारे में, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए यहीं तक, नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।